नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखते हो, डरते भी हो और मज़ा भी आता है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यकीन मानिए, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें नई कहानियां बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आए, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशान हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए चलते हैं उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर, जहां की रातें आज भी लोगों की रूह तक कंपा देती हैं। तो शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रात के ठीक 11:45 हुए थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली की चमक दूर जंगल की परछाइयों को रोशन कर देती थी। रवि, जो एक छोटे कस्बे का लड़का था, एक लंबी यात्रा के बाद अपने गंतव्य की ओर लौट रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल दिखाई दे रहा था। अचानक ट्रेन ने एक झटका मारा और धीरे धीरे रुकने लगी। रवि ने सोचा शायद यह कोई छोटा स्टेशन होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से देखा तो वहां बोर्ड पर फेडेड सफेद रंग से लिखा था शीतला जंक्शन। उसने पहली बार इस स्टेशन का नाम सुना था। स्टेशन की हालत ऐसी थी जैसे वहां कई सालों से किसी ने कदम ही न रखा हो। टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे लोहे के खंभे और जगह जगह उगी हुई झाड़ियां उसे किसी परित्यक्त जगह जैसा बना रही थी। प्लेटफॉर्म पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रेन रुकते ही रवि ने महसूस किया कि बाकी सारे यात्री तो खामोशी से बैठे रहे, मानो किसी को उतरने की हिम्मत न हो। लेकिन रवि का गंतव्य यही था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, उसे एक ठंडी लहर ने छू लिया। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीली हवा ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कमजोर बिजली का इंतजाम किया हो। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद पड़ा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और टिकट खिड़की पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, जिनमें से कई पर खून जैसे लाल दाग बने थे। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके भीतर एक अनजाना डर घर करने लगा। जैसे ही ट्रेन सीटी बजाकर आगे बढ़ी, रवि ने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म अचानक और भी सूना लगने लगा। आवाजों का शोर, डिब्बों की खड़खड़ाहट, सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ गहरी खामोशी और ठंडी हवा बाकी थी। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वीरान जगह की हर ईंट उसकी मौजूदगी को पहचान रही हो, जैसे वो जगह उसे घूर रही हो। वह मन ही मन सोचने लगा, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? यहां कोई और क्यों नहीं उतरता? उसके सवाल हवा में गूंज कर खो गए। तभी अचानक उसने कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा में ठंडक और भी बढ़ गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी और इस वीरान स्टेशन में उसका आने वाला हर कदम उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। रवि प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। चारों ओर फैला सन्नाटा अब असहज करने वाला लगने लगा था। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी, जैसे यह जगह उसकी ऊर्जा को चूस रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर झिलमिलाती लाइटों की परछाइयां किसी भूतिया आकृति जैसी लग रही थी। उसके कदमों की आहट इतनी गूंज रही थी कि मानो कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। अचानक उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंज उठी। वह साफ शब्द नहीं पकड़ पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन मास्टर के बंद कमरे के पास से गुजरा, फुसफुसाहट और साफ सुनाई देने लगी, यहां मत रुक, चले जा। रवि ठिठक कर वहीं रुक गया।
उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने खिड़की के टूटे शीशों से अंदर झांकने की कोशिश की। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि अंदर से किसी ने उसे घूरा है। दो चमकती हुई आंखें लालटेन की हल्की रोशनी में जैसे अचानक प्रकट हुई हों और तुरंत गायब हो गईं। रवि डर के मारे पीछे हट गया। प्लेटफॉर्म पर अब हवा तेज बहने लगी थी। टूटी हुई छत से आवाजें आने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार और भी नजदीक से, मानो कोई उसके कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो। आवाज कांपती हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आदेश छिपा था। उसने साफ सुना, भाग जा वरना मौत यहीं मिलेगी। रवि ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बैग कसकर पकड़ा और प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर चलने लगा, लेकिन उसके हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से आती परछाइयां उसकी आंखों में बार बार खेल कर रही थीं। वह समझ गया कि इस स्टेशन पर सिर्फ वीरानी नहीं है, यहां कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा है, उसे टोक रहा है और शायद उसे जिंदा यहां से जाने नहीं देगा। रवि जैसे तैसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक पहुंच गया। उसके कदम भारी हो रहे थे और उसका दिल किसी ढोल की तरह तेज बज रहा था। सामने घुप अंधेरा फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की टिमटिमाती बत्तियां अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं। बस कहीं दूर से एक हल्की लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी। रवि ने सोचा शायद कोई चौकीदार या स्टेशन मास्टर होगा, लेकिन जब वह नजदीक पहुंचा तो उसका गला सूख गया। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जो धीरे धीरे झूल रही थी। औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। रवि ने जोर से आवाज दी, कौन है आप? यहां कोई है क्या? लेकिन औरत चुपचाप खड़ी रही, मानो उसकी आवाज सुनी ही न हो। रवि सावधानी से और नजदीक गया। उसके कदमों की आहट प्लेटफॉर्म की टूटी जमीन पर गूंज रही थी। तभी अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। लालटेन की लौ उसकी आंखों पर पड़ी और रवि की रूह कांप गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे गहरे कुएं में कोई झांक रहा हो। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, बल्कि खतरनाक और भयावह थी। औरत ने बिना कुछ बोले लालटेन आगे बढ़ाई। लौ अचानक भड़क उठी और जमीन पर लंबी परछाइयां फैल गईं। रवि के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंज उठी, इस बार बहुत साफ और बहुत नजदीक से, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल डर से सिहर उठा। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों ने मानो उसका साथ छोड़ दिया हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लालटेन की लौ तेज होती जा रही थी और उसकी छाया दीवारों पर फैलकर किसी दैत्य जैसी दिखाई देने लगी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं? और तभी औरत ने एक अजीब सी हंसी छोड़ी। हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा वीरान स्टेशन गूंज उठा। जैसे जैसे उसकी हंसी फैल रही थी, स्टेशन की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ लालटेन की आग की रोशनी और उसकी परछाई बाकी रह गई थी। रवि ने समझ लिया था कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा से सामना कर रहा है। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि यह औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि इस स्टेशन के पीछे छिपे बड़े रहस्य की चाबी थी। रवि धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन उसके पैरों की थरथराहट से वह लड़खड़ा गया। सामने खड़ी लालटेन वाली औरत अब उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी छाया और भी लंबी और भयावह होती जा रही थी। लालटेन की लौ हवा के बिना ही अजीब तरीके से डगमगा रही थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो। रवि ने पूरा साहस जुटाया और अचानक पीछे मुड़कर भागने लगा। प्लेटफॉर्म पर उसके दौड़ते कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कई आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग उसके पीछे भाग रहे हों। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे दीवारों और छत पर कई परछाइयां भागती नजर आ रही थीं। वे इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं।
रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों पर दौड़ना शुरू कर दिया। टूटी फूटी पटरियां, जंग लगे लोहे और फैली हुई झाड़ियां उसके रास्ते में बाधा बन रही थीं, लेकिन उसके पीछे आती हुई परछाइयां और भी डरावनी थीं। हर बार जब वह पीछे देखता तो लगता कि वे उससे और करीब आ रही हैं। अचानक स्टेशन के अंधेरे हिस्से से वही औरत उभर आई। इस बार वह प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि पटरियों के बीच खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन अब और भी ज्यादा चमक रही थी और लौ हरे रंग की हो गई थी। उसकी हंसी फिर से गूंज उठी, इतनी तेज कि रवि के कानों में दर्द होने लगा। उसने देखा कि औरत अब धीरे धीरे हवा में उठ रही है, मानो गुरुत्वाकर्षण उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। रवि घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर बार वह जहां भी भागता परछाइयां वहां पहले से खड़ी मिलती। पूरा स्टेशन अब जीवित लग रहा था। दीवारें फुसफुसा रही थीं, टूटी खिड़कियों से चेहरों जैसी आकृतियां झांक रही थीं और हवा में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते, यह जगह तुम्हारी भी कब्र बनेगी। रवि अब समझ गया था कि ये आत्माएं सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपने बीच शामिल करने आई हैं। उसका डर अब चीख में बदल चुका था, लेकिन उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन तो कई साल पहले ही मौत का घर बन चुका था। रवि बेतहाशा दौड़ते दौड़ते स्टेशन के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां पर एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर मोटे मोटे जंग लगे ताले लटक रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले बंद होने के बावजूद दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे किसी ने उसे खींचकर अंदर बुला लिया हो। रवि कांपते हुए अंदर चला गया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरा बेहद पुराना था, दीवारों पर मोटी सी काई जम चुकी थी और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। कोनों में पुराने जंग लगे लोहे के बक्से रखे थे और बीच में एक टूटी लकड़ी की मेज थी। अचानक रवि की नजर मेज पर रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। धूल से भरी उस डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ने पर मजबूर कर रहा हो। डायरी में लिखा था कि यह स्टेशन कई साल पहले आम यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि कैदियों को ले जाने वाली ट्रेनों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था, जब दर्जनों कैदी और निर्दोष लोग ट्रेन में जिंदा जला दिए गए थे। उनकी आत्माएं कभी चैन से सो नहीं पाईं और यहीं भटकती रहीं। रवि के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आया कि जिस औरत को उसने देखा वह शायद उन्हीं आत्माओं में से कोई थी, जो न्याय न मिलने की वजह से इस स्टेशन को अपना ठिकाना बनाए बैठी थी। अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बन गईं। मेज पर रखी लालटेन अपने आप जल उठी और सामने दीवार पर एक दरवाजे का आकार उभर आया। रवि को ऐसा लगा जैसे यह कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने यह दरवाजा खोला तो वह कभी लौटकर बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर वह इसे न खोले तो आत्माएं उसे चैन से जीने नहीं देंगी। बाहर से अब भी उन परछाइयों की आवाज आ रही थी, चीखें, कराहें और खून जमा देने वाली हंसी। रवि अपने डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। रवि ने कांपते हाथों से उस रहस्यमयी दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे पर लगीं, पूरे कमरे की हवा अचानक ठंडी बर्फ जैसी हो गई। उसके शरीर पर झुरझुरी दौड़ गई और दरवाजा धीरे धीरे कर्र कर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। दरवाजे के पीछे कोई सामान्य कमरा नहीं था, बल्कि गाढ़े धुएं और काली धुंध से भरी एक अजीब सी सुरंग थी। ऐसा लग रहा था मानो यह रास्ता किसी दूसरी दुनिया की तरफ जाता हो। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बेहद भारी हो गया है। उसकी सांसें जैसे किसी ने दबा दी हों। चारों तरफ से उसे कराहने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। धुंध के बीच कई साए दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खाली थीं।
गहरी काली, जैसे वहां कुछ भी न हो। उनकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि यह वही जगह है जहां उन सभी आत्माओं को बांध कर रखा गया है जिनकी मौत इस स्टेशन पर हुई थी। हर आत्मा अपने दर्द, अपनी पीड़ा में फंसी हुई थी और वहां से निकल नहीं पा रही थी। कुछ आत्माएं बार बार जलती हुई ट्रेन के दृश्यों को दोहराती रहीं, मानो उनकी मौत का वह क्षण अब भी खत्म नहीं हुआ हो। अचानक उसी औरत की झलक फिर सामने आई, वही लालटेन वाली औरत। लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ लग रहा था, आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज पूरे अंधकार में गूंज उठी। तुम आ ही गए, अब तुम हम सबका हिस्सा हो। रवि ने चीख कर कहा, मैं यहां क्यों हूं? मुझे जाने दो। औरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, जाना है तो सच जानना होगा, सच जो इस स्टेशन की हर दीवार में दफन है। लेकिन याद रखना, सच जानने की कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। रवि अब बीच में फंस चुका था। अगर वह भागने की कोशिश करता तो ये आत्माएं उसे घसीट लेती। अगर सच जानने की कोशिश करता तो शायद वह कभी अपनी पुरानी दुनिया में लौट ही ना पाता। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ एक रास्ता था और वह था इस अंधेरे के और गहराई में जाना। उसने कांपते दिल के साथ आगे कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ धुंध और गहरी और चीखें और भयानक होती गईं। जैसे ही रवि अंधेरी धुंध में और गहराई तक पहुंचा, उसके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। धुंध छोड़कर अब एक पुराना जर्जर रेलवे स्टेशन का दृश्य बनाने लगी। लेकिन यह वही स्टेशन था वर्षों पहले का। छतें टूटी नहीं थीं, दीवारों पर ताजा चूना लगा था और प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। लेकिन इस भीड़ का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। रवि समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है, भ्रम है या आत्माओं की दुनिया का कोई जाल। भीड़ के बीच ब्रिटिश सिपाही खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूकें और डंडे थे। वे कैदियों और कुछ आम लोगों को धक्के मारकर एक पुरानी ट्रेन में ठूंस रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। औरतें अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। बुजुर्ग रहम की भीख मांग रहे थे। रवि के कानों में उनकी चीखें गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह अब किसी सामान्य दृश्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्माओं के अतीत की गवाही देख रहा है। वह गवाही जिसने उन्हें इस स्टेशन की जंजीरों से बांध दिया। अचानक ट्रेन के दरवाजे धड़ाम से बंद कर दिए गए। अंदर से कैदियों और निर्दोष लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने दरवाजों पर जोर जोर से चोट मारी, लेकिन बाहर खड़े सिपाहियों के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। फिर स्टेशन मास्टर, जो अंग्रेजों का वफादार था, उसने हाथ में लालटेन उठाई और सिपाहियों को इशारा किया। अगले ही पल ट्रेन पर मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई। जैसे ही आग भड़की, अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें और मदद की पुकारें गूंज उठीं। ट्रेन जलकर धधकते ताबूत में बदल गई। रवि यह सब देखकर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने दर्जनों लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उनके जले हुए हाथ खिड़कियों से बाहर निकलते, लेकिन उन्हें धक्का देकर वापस अंदर धकेल दिया जाता। यह दृश्य इतना भयानक था कि रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज इस अंधेरे संसार में कोई नहीं सुन सकता था। जैसे जैसे बुझी, वैसे वैसे स्टेशन का वातावरण बदलता गया। चारों तरफ राख और मौत की गंध फैल गई। राख में से धीरे धीरे वही काली छायाएं उठने लगीं जिन्हें रवि धुंध में देखता आया था। वे आत्माएं अब उसी के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखें गहरी, खाली और गुस्से से भरी हुईं। उनमें से एक औरत आगे बढ़ी, वही लालटेन वाली औरत। उसने कांपती आवाज में कहा, यही है हमारा सच, यही है हमारी मौत की गवाही, और अब तुमने इसे देख लिया है। इसका मतलब है कि अब तुम हमसे बंध चुके हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि अब वह सिर्फ सच्चाई का गवाह नहीं, बल्कि आत्माओं की उस कैद का हिस्सा बनने वाला है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। राख और धुंध से घिरे उस अंधेरे में रवि खड़ा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। सामने वही औरत खड़ी थी जिसके हाथ में लालटेन जल रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून जैसे आंसू टपक रहे थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि हवा भी ठंडी हो गई थी। रवि कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? क्यों मुझे यहां लाया गया है?
औरत ने गहरी सांस ली और लालटेन ऊपर उठाई। जैसे ही उसकी रोशनी फैली, पूरा अतीत आंखों के सामने चित्र की तरह उभरने लगा। वह औरत अब एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देने लगी, सुंदर, साहसी और तेज नजरों वाली। उसने धीमी लेकिन कंपाती आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम सावित्री था। मैं इसी स्टेशन पर काम करने वाले एक मजदूर की पत्नी थी। उस दिन जब ट्रेन में लोगों को जबरन भरा गया, उनमें मेरा पति और मेरा छोटा बेटा भी था। मैं उनसे लिपट गई थी, उन्हें छुड़ाने की भीख मांग रही थी, लेकिन उन सिपाहियों ने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया। रवि ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था, लेकिन उसके दिल पर डर का बोझ और बढ़ रहा था। औरत ने आगे कहा, जब ट्रेन में आग लगाई गई, मैं दौड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। लोगों ने मुझे रोका, सिपाहियों ने पीटा, पर मैं नहीं मानी। मैं चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, मेरा पति, लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। जब आग ने सबको निगल लिया, मैं जलती ट्रेन के दरवाजे पर बार बार सिर पटकती रही। उसी आग ने मुझे भी अपनी लपटों में खींच लिया। ये कहते ही उसका चेहरा फिर से जले हुए रूप में बदल गया। उसके आधे शरीर पर झुलसी हुई चमड़ी दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से पीड़ा टपकने लगी। तभी से मैं इस लालटेन के साथ इस जगह बंधी हुई हूँ। यह लालटेन मेरी आखिरी उम्मीद थी, जिससे मैं अपने पति और बेटे को ढूंढ पाऊं, पर वे अब धुएं और राख में खो गए। तब से मैं हर आने वाले यात्री को सच दिखाती हूँ, ताकि यह दर्द कभी भुलाया न जा सके। रवि की रूह कांप गई। उसे अब एहसास हुआ कि यह औरत किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं थी, बल्कि स्टेशन की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी। बाकी सभी आत्माएं उसी से बंधी हुई थीं। सावित्री ने लालटेन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब तुमने हमारा सच देख लिया है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस लालटेन को थामकर हमारी पीड़ा दुनिया तक पहुंचाओ, या फिर हमेशा के लिए इस धुंध में खो जाओ। रवि के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने सैकड़ों आत्माओं की खाली निगाहें टिकी थीं। वह जानता था कि लालटेन लेना मतलब है इस शापित सच्चाई को अपने कंधों पर ढोना, लेकिन इनकार करने का मतलब है हमेशा के लिए इसी स्टेशन की आत्माओं का हिस्सा बन जाना। उसके सामने अब जिंदगी और मौत से भी बड़ा चुनाव खड़ा था। रवि सावित्री की लालटेन को घूर रहा था। उसकी लौ स्थिर नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे उसके अंदर कोई अनकहा राज कैद हो। हवा अचानक भारी हो गई। स्टेशन पर फैली धुंध और गहरी होने लगी। चारों ओर बिखरी आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी खाली निगाह। यह खामोशी इतनी डरावनी थी कि रवि का गला सूख गया। सावित्री की आवाज फुसफुसाहट जैसी, लेकिन बेहद गहरी थी। यह लालटेन साधारण नहीं है। इसमें हर उस आत्मा की पीड़ा कैद है जो इस स्टेशन पर जली, मरी या गायब हुई। इसे थामने वाला उनके दर्द का हिस्सा बन जाता है, और जब तक दुनिया को यह सच्चाई नहीं बताता, यह बोझ उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगलता जाता है। रवि कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां लालटेन को छूते ही सुन्न हो गईं, मानो आग की जगह बर्फ ने पकड़ लिया हो। जैसे ही उसने उसे थामा, एक तेज चीख ने पूरे स्टेशन को हिला दिया। चारों तरफ आत्माएं चीखने लगीं। उनकी आवाजें लोहे की पटरियों से टकराकर अजीब गूंज पैदा कर रही थीं। लालटेन की लौ अचानक नीली हो गई। नीली लपटें झिलमिलाने लगीं और उसके भीतर से एक एक कर भयानक दृश्य निकलने लगे। जलती ट्रेन, चीखते बच्चे, चिल्लाते औरतें और काले धुएं में गायब होती जिंदगियां। रवि ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। लालटेन जैसे उसकी आंखों को खोलकर मजबूर कर रही थी कि वो सब देखे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह लालटेन सिर्फ दृश्य नहीं दिखा रही, बल्कि आत्माओं की पीड़ा उसके शरीर में भर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें भारी होने लगी। उसके कानों में असंख्य फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हमें मुक्ति दो, हमारा सच कहो, हमारी मौत व्यर्थ मत जाने दो। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। लालटेन की नीली रोशनी उसके चेहरे को ढक चुकी थी। सावित्री पास खड़ी बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी तसल्ली थी, जैसे उसे पता हो कि अब रवि इस श्राप से बंध चुका है।
अब उसके पास कोई वापसी नहीं थी। यह लालटेन उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। रवि लालटेन पकड़े जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके कानों में अभी भी आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। सांसें टूटी फूटी और असामान्य हो चुकी थीं। तभी अचानक स्टेशन के ऊपर लगी पुरानी टूटी हुई घड़ी से टन टन की आवाज आने लगी। यह वही घड़ी थी जो सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन उस रात जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जगा दिया हो। हर बार की घंटी स्टेशन की दीवारों से टकराकर इतनी गूंज पैदा कर रही थी कि रवि के शरीर में झटके लग रहे थे। 12वीं घंटी के साथ ही पूरा स्टेशन जैसे जीवित हो गया। खाली पड़ी पटरियों पर अचानक अजीब सी हलचल हुई। पुरानी जंग लगी पटरियां कांपने लगी और धुएं की मोटी परत से धीरे धीरे एक ट्रेन का आकार उभरने लगा। वह ट्रेन असली नहीं थी, वह राख और धुएं से बनी हुई थी। उसके डिब्बों से आग की हल्की हल्की झलकियां फूट रही थीं और खिड़कियों के पीछे जलते चेहरों की परछाइयां साफ दिख रही थीं। रवि का दिल बुरी तरह कांप गया। वह समझ चुका था कि यह वही शापित ट्रेन थी जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी निगल ली थी। सावित्री लालटेन की रोशनी बढ़ाकर बोली, देखो, यह है उस रात का सच। हर बार जब घड़ी 12 बजाती है, यह ट्रेन लौटती है अपने सवारियों को खोजने। ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह सीटी हजारों आत्माओं की चीखों जैसी थी। आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि चारों ओर की धुंध हिलने लगी। ट्रेन धीरे धीरे रवि के सामने रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से झुलसे हुए हाथ बाहर निकलने लगे। उन हाथों की पकड़ इतनी ठंडी थी कि जिंदा इंसान की हड्डियां तक जकड़ जाएं। रवि की आंखों के सामने दृश्य और भयानक हो गया। डिब्बों में बैठे लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, आओ हमारे साथ चलो, यहां सबका दर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके पांव बुरी तरह जम गए। लालटेन की नीली रोशनी उसके हाथ से निकलकर ट्रेन की तरफ खींच रही थी, मानो यह लालटेन खुद ही अपने असली घर लौटना चाहती हो। सावित्री ने उसका कंधा पकड़कर कहा, याद रखना, अगर लालटेन को जाने दिया तो तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। रवि का मन और दिमाग दोनों फंस चुके थे। एक तरफ श्रापित लालटेन उसे पकड़कर रखी थी, दूसरी तरफ ट्रेन की अंधेरी गहराई उसे खींच रही थी। घड़ी की आखिरी गूंज अभी भी स्टेशन की हवा को हिला रही थी। उस रात उस शापित घड़ी की हर घंटी मौत और जिंदगी के बीच की रेखा खींच रही थी। धुंध से घिरी उस शापित ट्रेन के दरवाजे अब पूरी तरह खुल चुके थे। अंदर से निकलते काले धुएं में चीखों की गूंज मिलकर एक असहनीय आवाज पैदा कर रही थी। रवि अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था। डिब्बों की खिड़कियों में अजीब आकृतियां नजर आ रही थीं। वह कोई इंसान नहीं थे, बल्कि अधजली और अधमरी आत्माएं थीं, जिनके चेहरे झलकर काले हो चुके थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे सब एक साथ उसकी ओर हाथ फैलाए हुए थे, जैसे कह रही हों, आओ हमारे साथ चलो। का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसके कानों में लगातार धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। कभी कोई बच्चा रोता हुआ सुनाई देता, कभी औरत की चीख, तो कभी आदमी की दहाड़। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन की जमीन के नीचे हजारों लाशें दफन हों और अब वे सब मिलकर उसकी आत्मा को अपनी ओर बुला रही हों। उसकी लालटेन की नीली रोशनी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी, जैसे किसी ताकत ने उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया हो। अचानक ट्रेन की सीटी बजी, लेकिन वह कोई साधारण सीटी नहीं थी। वह एक ऐसी आवाज थी जिसमें हजारों आत्माओं का दर्द और बदला छिपा था। सीटी बजते ही ट्रेन से एक एक कर काले धुएं के गुब्बार बाहर निकले और उनके आकार इंसानी आकृतियों में बदलने लगे। सावित्री ने घबराकर रवि का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, यह उनका बुलावा है। अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इसी पटरियों में कैद हो जाएगी। रवि को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक भारी हो गई है।
जैसे किसी ने अदृश्य बेड़ियों से उसे बांध दिया हो। उसके सामने आत्माओं का झुंड जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उनकी लंबी काली जीभें जमीन पर लटक रही थीं और उनके नुकीले दांत नीली चमक के साथ दिखाई दे रहे थे। हर एक आत्मा की आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। रवि बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्यों? आखिर ये आत्माएं मुझे ही क्यों बुला रही हैं? उससे पहले कि वह जवाब सोच पाता, ट्रेन के डिब्बे में से एक आत्मा जोर से चिल्लाई, तू ही है हमारा वारिस। लालटेन तुझसे चुनी गई है, अब तू भाग नहीं सकता। इस आवाज के साथ ही पूरा स्टेशन हिल गया। ऊपर लगी टूटी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और हर टिक टिक मौत की उल्टी गिनती जैसी सुनाई दे रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे साफ दिख रहा था कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़ा तो उसकी आत्मा भी उस शापित ट्रेन की सवारी बन जाएगी। रवि के पैरों के नीचे की जमीन अचानक अजीब सी कंपन करने लगी। वह देख रहा था कि जिस पटरियों पर वह खड़ा था उन पर कोई अदृश्य ताकत चल रही थी, जैसे किसी ने उसके नीचे से जमीन की सांसें छीन ली हों। ठंडी हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ से एक ही आवाज गूंज रही थी, शाप, शाप, शाप। सावित्री ने कांपते हुए कहा, ये पटरियां साधारण नहीं है, ये उसी रात के खून को पीकर श्रापित हो चुकी है। हर कदम पर कोई न कोई आत्मा बंधी हुई है। जो भी इस पटरी पर खड़ा होता है उसकी आत्मा धीरे धीरे इन लोहे की पट्टियों में समा जाती है। रवि ने नीचे झांक कर देखा। पटरियों के बीच की मिट्टी में इंसानी चेहरों के निशान उभरने लगे थे। ये वो आत्माएं थीं जो उस रात ट्रेन की आग में जलकर पटरी से चिपक गई थी। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वे अभी भी मदद की उम्मीद में हों। उनके मुंह से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था और हर चेहरा अलग दर्द में जकड़ा हुआ था। किसी की चीख अधूरी रह गई थी, किसी का नाम अधूरा रह गया था, किसी की मौत अधूरी रह गई थी। रवि का दिल बैठने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पटरियां धीरे धीरे उसके पैरों से खून खींच रही हैं। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। वह खुद को एक औरत के रूप में देख रहा था जो ट्रेन के अंदर जल रही थी, फिर एक बच्चे के रूप में जो खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा था, फिर एक बूढ़े के रूप में जो पटरी पर घिसटता हुआ भाग रहा था। यह सब दृश्य असल में उसकी आत्मा को इन मरे हुए लोगों की आत्माओं के साथ मिला रहे थे। सावित्री ने जोर से कहा, ये पटरियां किसी को भी अपनी कैद से नहीं छोड़ती। अगर तूने अब कोई कदम गलत रखा तो तू भी इन लोहे की नसों में घुल जाएगा। रवि घबराकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए थे। पटरियों से अब खून की बूंदें टपकने लगीं। हर बूंद के गिरते ही जमीन से एक दर्दनाक चीख गूंज उठती। ऐसा लग रहा था जैसे हर आत्मा अपना दर्द जिंदा इंसान की रूह में डाल रही हो। अचानक पटरी के बीच से एक लंबा काला हाथ निकला, सड़ा गला लेकिन बेहद ताकतवर। उसने रवि के टखने को पकड़ लिया। रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की दीवारों से टकराकर खो गई। उस हाथ के साथ और भी हाथ निकले जो अब उसे पूरी तरह नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। सावित्री ने लालटेन उठाकर जमीन पर पटकी। लालटेन की नीली लौ जमीन पर फैल गई और उसने उन हाथों को कुछ देर के लिए पीछे धकेल दिया। तू इस पटरी का वारिस नहीं है, तू हमें मुक्त करने आया है, याद रख। रवि हांफते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें टूटी टूटी और भारी थीं। उसे अब समझ आ गया था कि यह पटरी किसी ट्रेन की राह नहीं बल्कि हजारों आत्माओं की जेल है, और अगर उसने जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो वह भी हमेशा के लिए इस लोहे की कैद का हिस्सा बन जाएगा। पटरियों पर फैली नीली लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। जैसे ही लौ की आखिरी झिलमिलाहट गायब हुई, स्टेशन के चारों ओर एक भारी सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी हो गई थी। अचानक दूर से आती एक सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई लंबा कपड़ा जमीन पर घसीट रहा हो। रवि ने सावित्री की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें चौड़ी होकर पटरियों की तरफ जमी थीं। धुंध के बीच से एक परछाई आकार लेने लगी। ये कोई साधारण साया नहीं था, ये पूरी तरह गहरे लाल रंग में लिपटा हुआ था।
उसका शरीर इंसानी आकृति में था, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से लंबी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी इंसान का मांस आग में झुलस कर पिघल गया हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म की ईंटें चटकने लगी। रवि ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? सावित्री ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये है लाल साया, इस स्टेशन की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक आत्मा। कहते हैं जब आग से वो ट्रेन जली थी तब एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। जलती हुई पटरी पर वो खुद भी जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। वो अब दूसरों की आत्माओं को पकड़कर अपने दर्द में शामिल करता है। यही है लाल साया। जैसे ही सावित्री की बात खत्म हुई, लाल साये ने चीख लगाई। उसकी चीख किसी आदमी की नहीं थी, बल्कि 100 चीखों का मिश्रण थी। पूरा स्टेशन कांप गया। कांच की टूटी खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगी। रवि ने महसूस किया कि उसकी छाती पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें अटक गईं। वह हिलना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। लाल साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ लंबा और असामान्य रूप से बड़ा था, जिसकी उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था। हर बार जब वह हाथ हवा में हिलाता, धुंध और गहरी हो जाती। अचानक उसके मुंह से एक ही आवाज गूंजी, तुम भी जलोगे, सबकी तरह तुम भी जलोगे। रवि ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर रहा हो। उसका दिमाग उन सारी आत्माओं के दर्द को महसूस कर रहा था। सावित्री ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, मत देखना रवि, इसकी आंखों में झांका तो ये तुझे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। लेकिन देर हो चुकी थी। लाल साये की जलती हुई आंखें सीधे रवि पर टिकी थीं। रवि को अचानक महसूस हुआ कि उसके भीतर की यादें धुंधली हो रही हैं। उसका नाम, उसका चेहरा, उसका अतीत सब किसी धुंध में गुम हो रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। तभी सावित्री ने अपनी थैली से एक पुरानी पीतल की घंटी निकाली। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई। स्टेशन पर गूंजती उस ध्वनि ने पल भर के लिए माहौल बदल दिया। लाल साया पीछे हट गया और उसकी आंखों की आग कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई। लेकिन जाते जाते उसने इतनी जोर से चीख मारी कि प्लेटफॉर्म की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा और इस बार कोई बच नहीं पाएगा। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। उसने सावित्री की तरफ देखा और हांफते हुए कहा, अगर ये लाल साया वापस आया तो शायद हम इस स्टेशन से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। लाल साये की गूंजती हुई चीखें स्टेशन की दीवारों में समा गई थीं। रवि अभी भी जमीन पर गिरा हांफ रहा था और सावित्री पूरी ताकत से उसे खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। चारों ओर धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि प्लेटफॉर्म, पटरी और छत सब एक जैसी लग रही थी। तभी अचानक पूरा स्टेशन सुनसान नहीं रहा, बल्कि चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले एक, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों आवाजें। वे सब एक साथ बोल रही थीं, जैसे कोई दरबार भर गया हो। धीरे धीरे धुंध से आकृतियां उभरने लगीं। कुछ पुरुष, कुछ औरतें और छोटे छोटे बच्चे, सबके चेहरे जले हुए, शरीर आधे गायब, आंखों में सिर खालीपन। यह वही लोग थे जो उस हादसे में ट्रेन में जलकर मर गए थे। वे सब रवि और सावित्री की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सवाल भी थे। हम क्यों मरे? किसकी गलती थी? हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन सबसे डरावना नजारा तब सामने आया जब उन सबके बीच एक औरत आई। उसका आधा चेहरा आग में पिघल चुका था और हाथ में किसी बच्चे की राख को पकड़े हुए थी। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, यह दरबार है आत्माओं का, यहां कोई इंसान यूं ही नहीं आ सकता। जो भी आता है उसे जवाब देना पड़ता है। सावित्री ने कांपते हुए जवाब दिया, हम जवाब देने नहीं आए, हम बस जानना चाहते हैं कि इस स्टेशन से ये खून खराबा कैसे रुकेगा। उस औरत ने अपनी खाली आंखों से उसकी ओर देखा और फिर बाकी आत्माओं की तरफ इशारा किया। अचानक सभी आत्माएं
एक साथ चीखने लगी। उनकी आवाजों से प्लेटफॉर्म हिलने लगा। रेल की पटरियों पर लोहे की पट्टियां खुद ब खुद खड़खड़ाने लगीं। रवि ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी होती जा रही है। हर चीख मानो उसकी आत्मा को खींच रही थी। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आत्मा आगे आया। उसका पूरा शरीर राख से ढका था और उसके गले में अब भी टूटी हुई ट्रेन की सीटी लटक रही थी। उसकी आवाज गहरी और कर्राहट से भरी थी। तुम इंसान हो, तुम जिंदा हो। अगर सच में हमें मुक्ति दिलाना चाहते हो तो पहले हमें सच बताओ, किसकी गलती से यह हादसा हुआ? रवि हैरान रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने आंखें बंद की और भारी आवाज में बोली, यह हादसा एक दुर्घटना नहीं था, यह एक गुनाह था। किसी ने उस रात पटरी पर तेल फैलाया था, किसी ने ही वो आग लगाई थी। और जब तक उस गुनाह का सच बाहर नहीं आएगा, ये आत्माएं भटकती रहेंगी। इतना सुनते ही आत्माओं का शोर शांत हो गया। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें अब सिर्फ रवि पर टिक गईं। वह घबरा गया और चिल्ला पड़ा, मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी जलते हुए लाल साए की परछाई पीछे दीवार पर दिखाई दी। उसकी गूंजती आवाज पूरे दरबार में फैल गई, सच तुमसे ही निकलेगा, वरना ये आत्माएं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। रवि का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ स्टेशन पर नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य दरबार के बीच में खड़ा है, जहां इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का न्याय चलता है। रात का वह अंतिम पहर था, जब आसमान पर हल्की रोशनी की झलक दिखने लगी थी। पूरा स्टेशन अब भी धुंध और राख से ढका हुआ था, लेकिन रवि को लग रहा था कि जैसे उसके चारों ओर की हवा बदल रही हो। आत्माओं की चीखें अब पहले जैसी भयानक नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी शांति घुल रही थी। सावित्री उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक भी थी। स्टेशन के बीचों बीच लाल साया फिर से प्रकट हुआ। चेहरा अब पहले जैसा भयावह नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे धुंध से बाहर निकला और बोला, सच सामने आ चुका है, गुनहगारों की पहचान हो चुकी है और अब हमारी मुक्ति का समय है। इतना कहते ही पीछे खड़ी आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदलने लगी। उनके शरीर धुंध और राख से बने थे, लेकिन अब वे सफेद चमकदार आभा में बदल रहे थे। छोटे बच्चों की आत्माएं सबसे पहले आसमान की ओर उठीं, फिर औरतें और पुरुष। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। रवि ने यह नजारा देखकर गहरी सांस ली। उसके कंधों का बोझ जैसे उतर गया हो। लेकिन तभी लाल साया उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, याद रखना, ये मुक्ति तेरे कारण मिली है, लेकिन अगर इंसान फिर से लालच और गुनाह के लिए मासूमों की जान लेंगे तो हम लौट कर आएंगे। इतना कहकर वह भी हवा में घुल गया। पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। न कोई धुंध, न चीखें, न परछाइयां। सिर्फ सुबह की पहली ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। रवि और सावित्री ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक अदृश्य जीत की मुस्कान भी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लोग आने लगे। किसी को उस रात के डरावने मंजर की भनक भी नहीं थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे ये सब सिर्फ एक सपना हो। मगर रवि जानता था कि ये सपना नहीं था। उसने सचमुच मौत का दरबार देखा था और आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। रवि प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी हल्की हो गई हो। सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, अब ये स्टेशन शापित नहीं रहा। और इसके साथ ही वह डरावनी दास्तान खत्म हो गई। लेकिन उसके जख्म हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि कुछ कहानियां कभी मरती नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसने हमें यह सिखाया कि गुनाह कभी भी दबकर नहीं रह सकते। इंसान चाहे जितना छुपा ले, लेकिन आत्माएं अपने दर्द की गवाही देती ही हैं। इस शापित रेलवे स्टेशन की रातों ने हमें दिखा दिया कि मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है सच का उजागर होना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां बनाने का हौसला देता है। दोस्तों,
याद रखिए, अंधेरा कभी भी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ जगह बदलता है। फिर मिलेंगे एक और खतरनाक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और डरते रहिए।